हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बुलबुल क्लासेस पे। तो आज हम हिंदी का 10वां लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है आत्मा का ताप। इसमें लेखक अपनी आत्मकथा के बारे में बताता है। जब नागपुर स्कूल की परीक्षा में मैं कक्षा में प्रथम आया। अब इसमें लेखक कहता है कि नागपुर स्कूल की परीक्षा में जब मैं प्रथम आया, 10 में से 9 विषयों में मुझे विशेष योग्यता प्राप्त हुई। उस समय उनके 10 विषय हुआ करते थे, तो उनमें से 9 विषयों में उन्होंने बहुत ही योग्यता प्राप्त की, बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए। इससे मुझे बड़ी मदद मिली। पिताजी रिटायर हो चुके थे, यानी कि उनके जो पिता थे वो किसी नौकरी में थे और अब उनकी उम्र हो गई थी, तो वे रिटायर हो चुके थे। अब मुझे नौकरी ढूंढनी थी, यानी अब लेखक कह रहा है कि मुझे नौकरी ढूंढनी थी। मैं गोंदिया में ड्राइंग का अध्यापक बन गया। कि गोंदिया कोई गांव है, वहाँ पे मैं ड्राइंग जो कलाकारी करते हैं, जो चित्र वगैरह बनाते हैं, उसमें मैं अध्यापक बन गया। महीने भर में ही मुझे बम्बई में जे स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन के लिए मध्य प्रांत की सरकारी छात्रवृत्ति मिल गई। कि अब लेखक आगे पढ़ना चाहता है, तो उसे बम्बई में जे स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन के लिए मध्य प्रांत की सरकारी यानी कि छात्रवृत्ति मिली। यह सितंबर 1943 की बात है। मैंने अमरावती के गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल से त्यागपत्र दे दिया। जब तक मैं बम्बई पहुंचा तब तक जे स्कूल में दाखिला बंद हो चुका था। अब लेखक इसमें कहता है कि यह सब बातें 1943 की बात है। वह पहले कहाँ पढ़ता था? अमरावती के गवर्नमेंट स्कूल में। वहाँ पर उसने त्यागपत्र दे दिया और अब बम्बई में जे स्कूल में दाखिला बंद भी हो चुका था। दाखिला हो भी जाता तो उपस्थिति का प्रतिशत पूरा न हो पाता। छात्रवृत्ति वापस ले ली गई। कि जब उनका एडमिशन कॉलेज में नहीं हुआ, स्कूल में नहीं हुआ, तो उनसे सरकार द्वारा छात्रवृत्ति वापस ले ली गई। सरकार ने मुझे अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी देने की पेशकश की। अकोला भी कोई गांव का नाम है, तो वहाँ पे सरकार द्वारा ड्राइंग अध्यापक की नौकरी पेशकश की, यानी कि उन्होंने देने की बात कही। मैंने तय किया कि मैं लौटूंगा नहीं, बम्बई में ही अध्ययन करूंगा। अब लेखक ने ये प्रण कर लिया कि वह वापस नहीं जाएगा और बम्बई में ही अध्ययन करेगा। मुझे शहर पसंद आया, जो बम्बई शहर था वह लेखक को पसंद आया। वातावरण भी पसंद आया वहाँ का, और गैलरियाँ और शहरों में अपने पहले मित्र पसंद आए। और भी अच्छी बात यह हुई कि मुझे एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी मिल गई। वह उसको लेखक को बम्बई में एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में एक डिजाइनर की नौकरी मिल गई। यह स्टूडियो फिरोज शाह मेहता रोड पे था। कि बम्बई में एक रोड है फिरोज शाह मेहता, तो वहाँ पे स्टूडियो पड़ता था। एक बार फिर कड़ी मेहनत का दौर चला। करीब साल भर में ही स्टूडियो के मालिक श्री जलील और मैनेजर श्री हुसैन ने मुझे मुख्य डिज़ाइनर बना दिया। कि पहले तो वे एक छोटे से डिज़ाइनर थे, लेकिन जो वहाँ के मालिक थे जलील और मैनेजर हुसैन, उन्होंने लेखक को मुख्य डिज़ाइनर बना दिया। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मैं दफ्तर में काम करता। अब लेखक कहता है कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वह दफ्तर में काम करता। फिर मैं अध्ययन के लिए मोहन आर्ट क्लब जाता और फिर जैकब सर्कल, जहां बाई के परिचित एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे रहने की जगह दे रखी थी। अब इसमें लेखक कहता है कि वह अध्ययन के लिए मोहन आर्ट क्लब में जाता और फिर उसके बाद जैकब सर्किल, जहाँ पे उनके भाई के परिचित एक टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें रहने की जगह दे रखी थी। उसने कहा कि मैं तो टैक्सी रात को ही चलाता हूँ, तो तुम वहाँ सो सकती हो। कि जो टैक्सी ड्राइवर था उसने लेखक को कहा कि मैं रात को टैक्सी चलाता हूँ, तो तुम रात को वहाँ पे रह सकते हो। वह दिन में कमरे पर लौटता। यह छोटा सा कमरा जैकब सर्कल 7 रास्ता में पहली मंजिल पे था। एक रात जब 9:30 बजे मैं कमरे पर पहुंचा, तो हमारे दरवाजे पर एक पुलिस वाला खड़ा था। उसने कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते, यहाँ हत्या की वारदात हुई है। वारदात यानी घटना हुई है। हम लोग कभी भी राजनीति या किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियों में शामिल नहीं हुए थे। अब लेखक कहता है कि हम लोग कभी भी राजनीति या किसी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल नहीं हुए थे। मेरी तो अकल गुम हो गई कि मैं थोड़ा
कंफ्यूज हो गया, पागल सा हो गया। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर कमिश्नर से मिला। कमिश्नर जो वहाँ का मुखिया था, सभी पुलिस वालों से जो ऊपर था, उन्हें बताया कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, जैकब सर्कल में रहता हूँ। मेरे कमरे के बाहर पुलिस वाला खड़ा है और मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है। उन्होंने बताया कि मैं टैक्सी ड्राइवर मित्र राल्फ पर या मुझ पर शक नहीं है। राल्फ की टैक्सी में किसी ने एक सवारी की छुरा मारकर हत्या कर दी थी। अगले दिन मैंने जलील साहब को राम कहानी सुनाई तो उन्होंने मुझे आर्ट डिपार्टमेंट में कमरा दे दिया। अब लेखक कहता है कि अगले दिन जाकर जब मैंने जलील साहब जो उनके जहाँ पे वह काम करता था उन्हें जाकर कहानी सुनाई तो उन्होंने कहा कि आर्ट डिपार्टमेंट में एक कमरा दे दिया। मैं फर्श पर सोता, वे मुझे रात 11-12 बजे तक गलियों के चित्र थे या और तरह तरह के स्केच बनाते देखते कि अब वे जलील साहब के कमरे पे रहने लगे। वे रात को ऊपर सोते थे और जो लेखक है वह रात को नीचे सोता था। तो लेखक रात को चित्रकला करता था, तरह तरह के चित्र बनाता और जो जलील साहब थे वे उनको चित्र बनाते हुए देखते। कभी कभी वे कहते कि तुम बहुत देर तक काम करते रह गए, अब सो भी जाओ। कुछ महीने बाद उन्होंने मुझे एक बहुत शानदार ठिकाना देने की पेशकश की। उनके चचेरे भाई के 6ठी मंजिल के फ्लैट का एक कमरा, उसमें 2 पलंग पड़े थे। उनकी योजना यह थी कि अगर मैं उनके यहाँ काम करता रहा तो मुझे कला विभाग का प्रमुख बना दिया जाए। अब जो जलील साहब हैं वो लेखक को अपने कमरे से हटाकर एक अपने भाई के बड़े 6ठी मंजिल के फ्लैट पर उन्हें एक कमरा दिलवा दिया जहाँ पे 2 पलंग थे। अब जलील साहब की यह योजना थी कि लेखक को वहीं पर काम करने के लिए रखे और फिर उन्हें कला विभाग का प्रमुख बना दिया जाएगा। मैं जैकब सर्किल का 7 रास्ते वाला घर और उसका गलीज वातावरण छोड़कर नए ठिकाने पर आ गया। गलीज होता है गंदा वातावरण, तो उन लेखक कहता है कि मैं वहाँ का गंदा वातावरण छोड़कर नए ठिकाने पर आ गया और पूरी तरह अपने काम में डूब गया, ये लीन हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि 4 बरस में यानी 4 वर्ष में 1948 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक मुझे मिला। इस सम्मान को पाने वाला मैं सबसे कम आयु का कलाकार था। इसमें लेखक कहता है कि 1948 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का मुझे स्वर्ण पदक मिला। इस सम्मान को पाने वाला मैं केवल एक ही व्यक्ति था जिसने कम उम्र में कलाकारी में स्वर्ण पदक जीता था। 2 वर्ष बाद मुझे फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति मिल गई। मैंने खुद को याद दिलाया, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अब लेखक कहता है कि मुझे फ्रांस सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति मिली। अब वह एक शायरी बताता है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मेरे पहले 2 चित्र नवंबर 1943 में आर्ट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुए। उद्घाटन में मुझे आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि मैं जाना माना नाम नहीं था। अब लेखक कहता है कि मुझे उस उद्घाटन में आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि मैं अभी जाना माना था, अभी मैं नया था, अभी मेरा नाम प्रसिद्ध नहीं हुआ था। अगले दिन मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रदर्शनी की समीक्षा पढ़ी यानी टिप्पणी पढ़ी। कला समीक्षक रुडॉल्फ वॉन लेडेन ने मेरे चित्रों की काफ़ी तारीफ की थी। अब लेखक कहता है कि जो कला के जो समीक्षा करने वाले थे रुडॉल्फ ने मेरे चित्रों की काफ़ी तारीफ की थी। उसका पहला वाक्य मुझे आज भी याद है। अब लेखक कहता है कि उन्होंने जो पहला वाक्य मुझे कहा था वह आज भी मुझे याद है। इनमें से कई चित्र पहले भी प्रदर्शित हो चुके थे और नयों में कोई नई प्रतिभा मुझे नहीं दिखी। हाँ, S.H. रज्जा के नाम के छात्र के 1-2 जलरंग लुभावने हैं। उनमें संयोजन और रंगों के दक्ष होता है, कुशल प्रयोग की ज़बरदस्त समझदारी दिखती है कि जो एस रज्जा के नाम के जो चित्र थे वो बहुत ही लुभावने थे, लोगों को बहुत ही अच्छे लगे। उनमें संयोजन और रंगों के जो कुशल उन्होंने रंगों के बहुत ही
कुशलता से प्रयोग किया है, जबरदस्त समझदारी दिखाई है। दोनों चित्र जो 40-40 रुपए में बिक गए। एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियोज में 8-10 घंटा रोज काम करने के बाद भी महीने भर में मुझे इतने रुपए नहीं मिले थे। अब इसमें लेखक कहता है कि मैं ब्लॉक स्टूडियो में रोज 8-10 घंटे काम करता था, मुझे इतने पैसे कभी नहीं मिले जो आज उसे मिले थे। वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वाल्टर लैंगहैमर से भेंट हुई तो उन्होंने जर्मन उच्चारण वाली अंग्रेजी में कहा, आई लव्ड यूर स्टफ मिस्टर रत्जा। रज्जा साहब, मुझे आपका काम पसंद आया। रुडॉल्फ वोन लेडेन ने भी कृपा बनाए रखते थे। इसके बाद वियना के एक कला संग्राहक एमेनुअल सेंट-लेसिंगर मेरे काम के प्रशंसक बने। यह मेरी बहुमूल्य उपलब्धि थी। समय के साथ साथ सभी चीज़ें होती चली गई। प्रोफेसर लैंगहैमर ने काम करने के लिए अपना स्टूडियो मुझे दे दिया। वे द टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्ट डायरेक्टर थे। अब इसमें लेखक कहता है कि जो प्रोफेसर लैंगहैमर थे उन्होंने अपना स्टूडियो मुझे दे दिया और वे आर्ट्स टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्ट डायरेक्टर थे। मैं दिन में उनके स्टूडियो में चित्र बनाता, शाम को चित्र उन्हें दिखाता तो वे बारीकी से उनका विश्लेषण करते, छानबीन करते। मेरे काम में उनकी रुचि बढ़ती गई, यानी कि जो मैं तस्वीरें बनाता था, जो मेरी चित्रकला करता था, उनमें लैंगहैमर की रुचि बढ़ती गई। मेरा काम निखरता गया, यानी कि मेरा काम ऊपर आता गया। वे मेरे चित्र खरीदने लगे और आखिर मेरे लिए नौकरी छोड़कर कला के अध्ययन में जुट पाना संभव हो सका। 1947 में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का नियमित छात्र बन गया, क्योंकि अब मैं नौकरी किए बिना भी अपनी फीस और रहने का खर्चा उठा सकता था। अब इसमें लेखक कहता है कि 1947 में उसे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का नियमित छात्र बन गया। उसे मतलब कि उसे जे स्कूल में दाखिला मिल चुका था। अब क्योंकि अब नौकरी किए बिना अपनी फीस और रहने का खर्चा अब लेखक अपने आप उठा सकता था। भले ही 1947 और 48 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हो, मेरे लिए वे कठिन बरस थे। 1948 में भारत आज़ाद हुआ था, 47 में, क्योंकि उस समय भारत का अंग्रेजों के साथ युद्ध चल रहा था। तो अब लेखक कहता है कि भले ही वे दिन मेरे लिए कठिन बरस थे। पहले तो कल्याण वाले घर में मेरे पास रहते मेरी माँ का देहांत हो गया, कि पहले तो मेरी माँ का देहांत हो गया। पिताजी मेरे पास ही थे, वे मंडला लौट गए। मंडला गांव है कि वे मंडला लौट गए। मई 1948 में वे नहीं रहे। विभाजन की त्रासदी के बावजूद भारत स्वतंत्र था। उत्साह था, उदासी भी थी। अब इसमें लेखक कहता है कि विभाजन, जब भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, उसके बावजूद भी भारत स्वतंत्र था। उत्साह था, उदासी भी थी, यानी खुशी भी थी और उदासी भी थी। जीवन भर अचानक जिम्मेदारियों का बोझ आ पड़ा। अब लेखक कहता है कि जीवन भर अचानक एकदम से जिम्मेदारियों का बोझ मेरे कंधों पे आ पड़ा। हम युवा थे, मैं 25 वर्ष का था। लेखकों, कवियों, चित्रकारों की संगत थी। हमें लगता था कि हम पहाड़ हिला सकते हैं और सभी अपने अपने क्षेत्रों में अपने माध्यम में सामर्थ्य बढ़िया काम करने में जुट गए। देश का विभाजन, महात्मा गांधी की हत्या, ये सब क्रूर घटनाएं थी। क्रूर यानी कि क्रूर होता है, कठोर घटनाएं थी, यानी कि मन को हिला देने वाली घटनाएं थी। व्यक्तिगत स्तर पर मेरे माता पिता की मृत्यु भी ऐसी ही क्रूर घटना थी, ऐसी ही कठोर घटना थी। हमें इन क्रूर अनुभवों को आत्मसात करना था। हम उनसे उबर काम में जुट गए, कि हम उन सभी घटनाओं से उबर कर अपने काम में जुट गए। 1948 में मैं श्रीनगर गया, वहाँ चित्र बनाए। ख्वाजा अहमद अब्बास भी वहीं थे। कश्मीर पर कबायली आक्रमण हुआ। कश्मीर पर जो कबीले थे उनका आक्रमण हुआ। तब तक मैंने तय कर लिया था कि भारत में ही रहूँगा। मैं श्रीनगर से आगे बारामूला तक गया। घुसपैठियों ने बारामूला को ध्वस्त कर दिया था। अब लेखक कहता है कि मैं कश्मीर में था और कश्मीर से मैं बारामूला तक गया। जो घुसपैठिए थे
उन्होंने बारामूला को ध्वस्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। मेरे पास कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला का पत्र था जिसमें कहा गया था कि यह एक भारतीय कलाकार है, इन्हें जहां चाहे वहां जाने दिया जाए और इनकी हर संभव सहायता की जाए। एक बार मैं बस से बारामूला से लौट रहा था, यहाँ या वहाँ जा रहा था तो स्थानीय कश्मीरियों के बीच मुझ पेंटदारी सहराती को देखकर एक पुलिस वाले ने मुझे बस से उतार लिया। अब लेखक कहता है कि मैं बारामूला से लौट रहा था तो स्थानीय कश्मीरियों के बीच में मैं बैठा हुआ था, तो मुझे पेंटदारी सहराती देखकर एक पुलिस वाले ने मुझे बस से उतार लिया। मैं उसके साथ चल दिया। उसने पूछा, कहाँ से आए हो, नाम क्या है? मैंने बता दिया कि मैं रज्जा हूँ, बम्बई से आया हूँ। अब लेखक कहता है कि उस पुलिस वाले ने मुझसे पूछा कि कहाँ से आए हो और तुम्हारा क्या नाम है, तो मैंने भी उसे बता दिया कि मैं रज्जा हूँ और बम्बई से आया हूँ। शेख साहब की चिट्ठी उसे दिखाई। शेख साहब यानी जो प्रधानमंत्री थे, उनकी चिट्ठी दिखाई। उसने सलाम ठोका और परेशानी के लिए माफ़ी मांगता हुआ चला गया। कि जब उन्हें चिट्ठी दिखाई तो उन्होंने मुझे सलाम ठोका, क्योंकि वह चिट्ठी शेख साहब की दी हुई थी जो कि प्रधानमंत्री थे, और परेशानी के लिए उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी। श्रीनगर की इसी यात्रा में मेरी भेंट प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी क्रातिये ब्रेनशा से हुई। मेरे चित्र देखने के बाद उन्होंने जो टिप्पणी की वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। कि मेरे चित्र देखने के बाद उन्होंने जो टिप्पणी की, जो चर्चा की मेरे चित्र पे, वह बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने कहा, तुम बहुत ही प्रतिभाशाली हो, लेकिन प्रतिभाशाली युवा चित्रकारों को लेकर मैं संदेहशील हूँ। प्रतिभाशाली यानी तुम बहुत ही कामयाबी हो, और कामयाबी चित्रकारों को लेकर मैं बहुत संदेहशील हूँ, यानी थोड़ी संदेह करता हूँ। तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। रचना यानी बनावट नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की ही एक तरह बनाया जाता है, आधार, नींव, दीवारें, बीम, छत, और तब जाकर वह टिकता है। अब जो चित्रकार है, फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी, वह कहता है कि चित्र के अंदर आधार, नींव, दीवारें, बीम, छत, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, तब जाकर वह चित्र टिक पाता है। मैं कहूँगा कि तुम सेंजा का काम ध्यान से सीखो। सेंजा यानी चित्रकला का काम बहुत ही ध्यान से सीखो। इन टिप्पणियों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब लेखक कहता है कि जो फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी ने जो टिप्पणी की थी मेरे चित्रों पे, तो उनसे मुझ पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। बम्बई लौटकर मैंने फ्रेंच सीखने के लिए अलियांस फ्रांसे में दाखिला ले लिया। अब लेखक फ्रेंच सीखना चाहता है। अब वह बम्बई लौटकर आया, तब अलियांस फ्रांसे में उन्होंने दाखिला ले लिया। फ्रेंच पेंटिंग में मेरी खासी रुचि थी, लेकिन मैं समझना चाहता था कि चित्र में रचना या बनावट वास्तव में क्या होगी। अब लेखक कहता है कि उन्होंने मुझे जो रचना के बारे में कहा था, तो मैं अब रचना के बारे में समझना चाहता था कि वास्तव में रचना या बनावट वास्तव में कैसी होगी। 1950 में एक गंभीर वार्तालाप के दौरान फ्रेंच दूतावास के सांस्कृतिक सचिव ने मुझसे पूछा, तुम फ्रांस जाकर कला का अध्ययन क्यों करना चाहते हो? मैंने पूरे आत्मविश्वास से उत्तर दिया, फ्रेंच कलाकारों का चित्रण पर अधिकार है। अब लेखक कहता है कि पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने सचिव को उत्तर दिया कि फ्रेंच कलाकारों का चित्रकला है उस पर पूरा अधिकार है। फ्रेंच पेंटिंग मुझे अच्छी लगती है। तुम्हारे पसंदीदा कलाकार सेंजा, वोन गोंग, गोंगा, पिकासो, मातिस, सागाल और ब्रोक। पिकासो के काम के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? जो सचिव है वह लेखक से पूछता है कि पिकासो के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? तो मैंने कहा, पिकासो का हर दौर महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिकासो जीनियस है। जीनियस यानी कि कामयाबी होती है, जीनियस। वह इतने खुश हुए कि मुझे एक के बजाय 2 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति मिली। अब जो सचिव है मेरी बातों से
वे इतने खुश हुए कि उन्होंने 1 वर्ष की बजाय मुझे 2 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति दे दी। मैं सितंबर में फ्रांस के लिए निकला और 2 अक्टूबर 1950 को मोर्सेई पहुंचा। यूं पेरिस में मेरा जीवन प्रारंभ हुआ। अब लेखक कहता है कि वहां जाने के बाद पेरिस में मेरा जीवन आरंभ हुआ। बम्बई में रहते एक ऊर्जा थी, काम करने की एक इच्छा थी। आत्मा को चढ़ा यह ताप लोगों को दिखाई देता था। ताप यानी जोश। आत्मा को जो जोश चढ़ा था वह लोगों को भी दिखाई देता था। अपने यहाँ जबरदस्त उदारता थी। कोई काम करने का इच्छुक हो तो लोग सहायता के लिए भी तैयार रहते थे। मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहता रहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। चित्रकला व्यवसाय नहीं, अंतरात्मा की पुकार है। लेखक कहता है कि लेखक जो अपने परिवार के लोगों से कहता है कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है अगर तुम मेहनत करते हो तो। चित्रकला एक व्यवसाय नहीं है, बल्कि यह एक अंतरात्मा की पुकार है, अपने अंदर की आत्मा की पुकार है। इसे अपना सर्वस्व देकर ही कुछ ठोस परिणाम मिल पाते हैं, यानी उसे सब कुछ देकर ही इसके बाद कोई ठोस परिणाम मिल पाते हैं। केवल जहरा जाफरी को कार्य करने की ऐसी लगन मिली। वह पूरे समर्पण से दमोह शहर के आसपास के ग्रामीणों के साथ काम करती है। कल मैंने उन्हें फ़ोन किया यह जानने के लिए कि वे दमोह में क्या करती हैं। उन्हें बड़ी खुशी हुई कि मुझे सूर्य प्रकाश, उस ग्रामीण स्त्री का पति जो अपने पति का नाम नहीं ले रही थी, का किस्सा याद है। उन्हें इस बात की बहुत खुशी हुई कि उनके पति जो सूर्य प्रकाश हैं उनका किस्सा याद है। मैंने दृष्टता से उन्हें बताया कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे न मिले न भीख। अब वे एक मुहावरा कह के बताते हैं कि बिन मांगे तो मोती भी मिल जाते हैं, लेकिन मांगने पर भीख भी नहीं मिलती। मेरे मन में शायद युवा मित्रों को यह संदेश देने की कामना है कि कुछ घटने के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे न बैठे रहो, खुद कुछ करो। अब इसमें लेखक कहता है कि युवा लोगों से मेरे संदेश के बारे में यही कामना है कि इंतजार में हाथ पे हाथ धरे मत बैठो, खुद कुछ करो। जरा देखिए, अच्छे खासे संपन्न परिवारों के बच्चे काम नहीं कर रहे, जबकि उनमें तमाम संभावनाएं हैं। अब लेखक उस जो सूर्य प्रकाश उसकी पत्नी से कहता है कि अच्छे खासे संपन्न परिवारों के बच्चे काम नहीं कर रहे, जबकि उनमें तमाम संभावनाएं हैं काम करने की, और यहाँ हम बेचैनी से भरे काम किए जाते हैं। मैं बुखार से छटपटाता सा अपनी आत्मा, अपने चित्त को संतप्त किए रहता हूँ। मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ जिसमें खामी लगती है, यानी कमी लगती है। यह बहुत गजब की बात नहीं है, लेकिन मुझ में काम करने का संकल्प है, यानी काम करने की लगन है। भगवत गीता कहती है कि जीवन में जो कुछ भी है तनाव के कारण है। अब भगवत गीता के बारे में लेखक कहता है कि उसमें लिखा है कि जीवन में जो कुछ भी है, जो कार्य किए जा रहे हैं वे तनाव के कारण हैं। बचपन जीवन का पहला चरण है, एक जागृति है, लेकिन मेरे जीवन का बम्बई वाला दौर भी जागृति का ही चरण था। कई निजी मसले थे, यानी कि कई निजी मामले थे जिन्हें सुलझाना भी था। मुझे आजीविका भी कमानी थी। मैं कहूँगा कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण होता है, वैसे अंततः वह महत्वपूर्ण नहीं होता। उत्तरदायित्व होते हैं, किराया देना होता है, फीस भी देनी होती है, अध्ययन करना होता है, काम करना होता है। कुल मिलाकर स्थिति खासी जटिल थी। यानी कि लेखक सभी चीज़ों के बारे में कहता है कि किराया भी देना होता है, उत्तरदायित्व भी होते हैं, फीस भी देनी पड़ती है, अध्ययन भी करना पड़ता है और काम करना होता है। ये इन सबको, यानी इन कुल मिलाकर स्थिति बहुत ही जटिल होती है। मेरे माता पिता के न रहने और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को खो देने से जटिलता और भी बढ़ी। यही हमारा लेसन आज का ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।